दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। पीवाईक्यू की जो सीरीज हम कर रहे हैं एचटेट की, उसका आज ये 4 पार्ट है। 2018 के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं सीडीपी के, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। और इसमें हमने जो क्वेश्चन अब तक किए हैं उनके सभी के कंसेप्ट मैंने डिटेल में समझा दिए हैं। आज जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम डिटेल में एनालाइज करते हुए पढ़ेंगे। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो हमें पहले के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको ये पता चल जाता है कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। दूसरा, हमें एक ही वीडियो में, जैसे आज मान लो हमने 6-7 क्वेश्चन किए, तो वो 6-7 जो टॉपिक है ना उनका रिवाइज भी हो जाएगा और साथ में क्या होगा, नहीं आते तो हम उनको समझ भी लेंगे। तो एक ही वीडियो से आपको काफी सारा लाभ मिल जाता है। इसलिए मैं इस तरह की वीडियोस बनाती हूँ कि आपको मैक्सिमम फायदा हो और पेपर की तैयारी है वो अच्छे से हो जाए, ठीक है। और मैं खुद के लिए भी यही पैटर्न अपनाती हूँ, इसीलिए भाई मैंने है ना 12 बार एचटेट क्लियर कर लिया है ऑल लेवल्स पर। तीनों लेवल के जो एचटेट हैं वो मैंने क्वालिफाई कर रखे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। Which of the following option is not a characteristic of autism spectrum disorder? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इसकी क्या विशेषता नहीं है? नहीं है इसलिए क्या है, इसमें से 3 तो उसकी विशेषताएं हैं, एक है वो नहीं होगी। अब ये होता क्या है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर? ऑटिज्म है वो ब्रेन के डेवलपमेंट से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है। कई बार आपने बच्चों को देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं, उनको कोई परवाह ही नहीं है, उनका नाम लेके कोई बोल रहा है वो देखते ही नहीं, ठीक है। दूसरा, उनकी जो मोटर डेवलपमेंट है, जैसे चलना उठना बैठना, इसमें भी डिले रहता है। कुछ काफी देर से चलते हैं, कई बच्चे 2-2 साल तक पैदल नहीं चलते। और इसी तरह से और सोशल इंटरेक्शन, किसी की तरफ देखना नहीं, मुस्कुराना नहीं, अपने आप में मगन रहना, रिपीटेटिव बिहेवियर, बार बार एक ही काम को करते रहना। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे में ये जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है ये है। अब ये है एक ऐसा डिसऑर्डर जो जन्म के पहले साल में ज्यादातर पता चल जाता है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। अगर नहीं पता चले तो 2 साल तक तो क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये अर्ली चाइल्डहुड में डेवलप होता है और इसका वैसे तो कोई क्योर नहीं है, लेकिन अगर बच्चे का पता चल जाए तो स्पेशल ट्रीटमेंट से या स्पेशल थेरेपी के द्वारा उनको अलग से हम सिखा सकते हैं। तो उनकी जो लर्निंग डेवलपमेंट है, यानी वो सीखने की जो स्पीड है, उसमें सुधार किया जा सकता है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की विशेषता कौन कौन सी है। सबसे पहला है प्रॉब्लम इन विजन एंड हियरिंग। देखने और सुनने की समस्या बिल्कुल भी नहीं होती भाई। नॉर्मल जैसा दिखता है सबको वैसा इन बच्चों को भी दिखता है और ये नहीं होती, ठीक है। तो इसका आंसर तो यही आ गया हमारा। अब आगे देखो, प्रॉब्लम इन सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया में बाधा होती है, प्रॉब्लम समस्या होती है, ठीक है। मैंने बताया जैसे कोई नाम से बोल रहा है तो उसकी तरफ नहीं देखते, अपने आप में गुम रहते हैं। प्रॉब्लम इन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण में समस्या होती है उनको, कि वो यानी भाषा का विकास भी इतना नहीं हो पाता और वो अपनी बात भी नहीं कह पाते, यानी कम्युनिकेशन नहीं कर पाते अच्छे से। फिर है रिपीटेटिव बिहेवियर, बार बार एक ही व्यवहार को दोहराना, ठीक है, आदत को दोहराना। तो ये तीनों हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं। और विजन और हियरिंग की इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। समझ आया। और एक बात बताती हूँ इसमें, ये स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, देखो जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, ये फंक्शनिंग वो है, ये स्पेक्ट्रम है। फंक्शनिंग, कार्य कैसे करता है, फंक्शनिंग, ठीक है, स्पेक्ट्रम है। तो इस छोर पे लो है, लो फंक्शनिंग, इस पे है हाई, हाई फंक्शनिंग। ये स्पेक्ट्रम में होता है, यानी जरूरी नहीं कि सभी बच्चों में सेम सिम्टम हो, कुछ में ज्यादा सिम्टम आ सकते हैं, किसी में एक सिम्टम आ सकता है, किसी में कम आ सकते हैं। एवरेज है ना जो बच्चे, उनके मुकाबले इनकी इंटेलिजेंस है वो लो रहती है,
ठीक है, उनकी लर्निंग डिफिकल्टीज भी आती हैं। इसलिए इस पर ध्यान दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। 1 लाख के लगभग बच्चे हैं वो इसके शिकार हैं भारत में, और हमारे हरियाणा के गुड़गांव में इसका सेंटर भी बनाया गया है। ये पिछले साल करंट अफेयर में भी था। ठीक है, तो याद रखना है आपको ऑटिज्म के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्लाइड बिहेवियर एनालाइज इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, यानी एबीए, एबीए भी कहते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है एबीए, अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण किस सिद्धांत पर आधारित है। ये क्वेश्चन है। इसमें भी क्या है, ये जो हमारे ऑटिज्म से रिलेटेड, यानी बच्चों को जो लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं उनमें एबीए का प्रयोग किया जाता है, इस थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें कौन सा है, किस सिद्धांत पर आधारित है, इसका सीधा सा आंसर है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग किसकी है, स्किनर की, और इसका मेन कंसेप्ट क्या है, रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट का जो कंसेप्ट है पुनर्बलन का, वो किस में है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में है। ठीक है, और इसके बारे में ये क्या है, थोड़ा सा लिखेंगे कि एबीए होता क्या है, किस तरह से ये काम करते हैं। एबीए यानी अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, ये एक प्रोग्राम होता है, थेरेपी होती है जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है जिसमें, यानी अधिगम अक्षमता होती है, उन बच्चों के लिए अप्लाई किया जाता है। ऑटिज्म के लिए भी ये अप्लाई किया जाता है, ऑटिज्म से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनके सुधार के लिए। तो क्या किस लिए करते हैं, इम्प्रूवमेंट टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। ठीक है, संप्रेषण को सुधारने के लिए, कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट के लिए, और क्या क्या प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट में। ठीक है, और स्किल डेवलपमेंट के लिए, और इसके साथ जैसे उनमें होती हैं बिहेवियर रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं, तो बिहेवियर को अच्छा बनाने के लिए मोटिवेशन करते हैं उनको, किसके द्वारा, रेनफोर्समेंट के द्वारा। तो 5 इसमें टेक्निक अपनाई जाती हैं एबीए के अंतर्गत, 5 टेक्निक होती है, तकनीक होती है 5। कौन कौन सी, सबसे पहले होती है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। ठीक है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। सेकंड होती है नेगेटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट। और थर्ड हमारा कि यूज ऑफ क्यू दिए जाते हैं बच्चों को काम करने के लिए, यानी संकेत दिए जाते हैं कि ऐसे करो, आप ऐसे करो। और फोर्थ है हमारा इसमें टास्क एनालाइज, यानी बच्चों को काम दिए जाते हैं, उनको दिखाया जाता है पहले, फिर उनसे काम करवाया जाता है। ठीक है, फिर है फिफ्थ है हमारा जर्नलाइजेशन। इतना डीप में पूछते नहीं, बस मैंने बता दिया है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग कैसे यूज होती है। ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन का जो कंसेप्ट है, वो एबीए में यूज किया जाता है बच्चों को काम सिखाने के लिए, बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करने के लिए, सुधार लाने के लिए। ठीक है, क्योंकि रेनफोर्समेंट के द्वारा क्या है, उनको पुनर्बलन मिलता है, जो काम वो अच्छा कर रहे हैं वो और अच्छा करने लग जाते हैं। मैंने एक वीडियो बना रखी है लर्निंग डिसेबिलिटीज की, उसमें सारी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं वो मैंने उसमें करवा रखी हैं, और उससे रिलेटेड जो टैग प्रोग्राम है वो भी उसमें करवा रखा है। एक बार जरूर उसको देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, अगला किम चेंज्ड हर मोबाइल नंबर एंड गोट ए न्यू नंबर। किम ने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लिया और नया नंबर ले लिया। व्हेन समवन आस्क्ड हर न्यू नंबर शी कुड रिकॉल ओनली 3 डिजिट्स ऑफ हर न्यू मोबाइल नंबर। हिंदी में एक बार साइड में लगा दिया है, उसमें से पढ़ लो कि किम है, उसने नया नंबर लिया है पुराना नंबर छोड़कर। अब किसी ने उससे नया नंबर पूछा, आपके साथ भी होता है ऐसा, नया नंबर लिया है तो उसके सिर्फ 3 डिजिट याद रही हैं, पूरा नंबर उसको अभी याद नहीं हुआ है। तो ये किस कारण से हुआ है, ये होती है फॉरगेटिंग, भूलना। भूलते हैं ना सभी, हम सब भूल जाते हैं। अभी पढ़ा रही हूँ, थोड़ी देर में कहोगे हम भूल गए, इतना जल्दी मत भूलना। ठीक है, अब क्या है कि फॉरगेटिंग होती है, नेचुरल है,
कॉमन प्रोसेस है, सबके लिए होती है। इसमें एक होती है डीके, एक प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस यानी व्यवधान, बाधा उत्पन्न होना, इंटरफेरेंस होना, और डीके होता है देरी होना किसी काम को करने में। यानी कोई काम सीखा है, कोई भी नॉलेज हमने गेन की है और उसको हम काफी टाइम से यूज नहीं कर रहे, काफी दिन बीत जाते हैं, तो हम क्या होता है बाद में जब याद करते हैं तो हमें याद नहीं आता। जैसे मैथ्स की प्रैक्टिस छोड़ दें तो फॉर्मूले भूल जाते हैं, होता है वो होता है डीके, क्षरण हो जाता है, ठीक है। और दूसरा प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस है वो 2 टाइप का होता है, इंटरफेरेंस 2 टाइप का होता है। पहला होता है प्रोएक्टिव, और दूसरा होता है रिट्रोएक्टिव। अब प्रोएक्टिव से पी से जोड़ लो पहले, कि पहले की कोई नॉलेज अब की नॉलेज में बाधा उत्पन्न करे तो वो हो जाएगा प्रोएक्टिव। और रिट्रोएक्टिव कि अब की नॉलेज, अब जो हम सीख रहे हैं, अब इस क्वेश्चन में जो सीख रहे हो वो पहले वाली नॉलेज को इफेक्ट करे, उसमें इंटरफेरेंस करे, उसमें व्यवधान उत्पन्न करे, तो वो हो जाएगा रिट्रोएक्टिव। समझ आया? यानी पहले ये है अभी का, ठीक है, अभी नॉलेज गेन कर रहे हो, मान लो इस क्वेश्चन से आप नॉलेज गेन कर रहे हो। अब ये नॉलेज अगर पहले कुछ सीख रखा है आपने, कोई किसी और ने ये कंसेप्ट करवा दिया और वो गलत सलत कर लिया आपने, वो सीखा हुआ आज वाली को इफेक्ट कर रहा है, अब के ज्ञान को इफेक्ट कर रहा है, इंटरफेरेंस कर रहा है, तो अच्छे से याद नहीं होगा, ये होगा हमारा प्रोएक्टिव। और अगर पहले से सीखा हुआ है कुछ, ठीक है, माइंड में हमारे मेमोरी में है, और आज जो सीख रहे हैं ये वाला उसको इफेक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा रिट्रोएक्टिव, वापिस इस साइड। समझ आया ना? अब है हमारा सप्रेशन एंड रिग्रेशन। ये दोनों अलग कंसेप्ट हैं, ये तो फॉरगेटिंग के थे, विस्मरण, हिंदी में विस्मरण कहते हैं, ये तो फॉरगेटिंग के कंसेप्ट हैं। ये दोनों फ्रायड की थ्योरी के हैं। फ्रायड ने ये दोनों कहा दिए हैं, उन्होंने कुछ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म बताई थी, ठीक है, कि व्यक्ति अपने ईगो को बचाने के लिए, ईड ईगो सुना है आपने, ईड ईगो सुपर ईगो, ये उन्होंने हमारे जो कॉन्शियसनेस है उसमें बताए हैं कि भाई ये हमारे ईड है वो प्लेजर बेस होता है, खुशी चाहिए उसको, ठीक है, और ईगो है वो रियलिटी बेस होता है, वास्तविकता क्या है उससे इसका संबंध है, प्रिंसिपल सिद्धांत। और सुपर ईगो होता है कि हम मोरल जो प्रिंसिपल है उस पर बेस होता है। अब ये सारा करवाऊंगी तो ये भूल जाएंगे, इसलिए ये इसके लिए अलग वीडियो बना सकती हूँ। अगर आपको समझना है तो आप कमेंट में लिखें, आती है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। सप्रेशन रिग्रेशन। अब सप्रेशन रिग्रेशन क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म किसकी? ईगो की। ये कुछ ऐसी बताई हैं इन्होंने अहम रक्षात्मक युक्तियां, क्या है कि व्यक्ति एक रियलिटी, ईगो रियलिटी से संबंधित है, तो रियलिटी में जीने के लिए, वास्तविकता से उसका संबंध है, उसको सही तरीके से लाइफ चलाने के लिए कुछ युक्तियां अपनानी पड़ती हैं, मैकेनिज्म अपनाने पड़ते हैं, और उनमें से एक होता है सप्रेशन रिग्रेशन, ठीक है, और एक होता है हमारा रिप्रेशन, और भी काफी सारे हैं, वो अलग कंसेप्ट है। इसमें 2 क्लियर करेंगे कि रिप्रेशन होता है शमन और सप्रेशन होता है दमन। सप्रेशन और समन ये दोनों एक ही हैं, एक जैसे लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। रिप्रेशन तो क्या होता है कि हम उनको दबाते नहीं, उन बातों को अनकॉन्शियस माइंड में अपने आप चली जाती हैं। जैसे बचपन की यादें हैं, कभी मम्मी पापा ने पीटा होगा, कोई काम ऐसे किया कि मार पड़ी, तो वो हम क्या सारा दिन याद रखते हैं, बात बात पे याद रखते हैं? नहीं ना, वो हमारी अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है।
हमें जानबूझ के उसको बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप भूल जाते हैं। दूसरा होता है सप्रेशन। सप्रेशन होता है जानबूझ कर दबाना, जानबूझकर हम उसको दबाते हैं, जैसे कॉन्शियस माइंड से। तो इसका संबंध तो है अनकॉन्शियस से और इसका है कॉन्शियस से, इतना फर्क है। जानबूझकर दबाएंगे तो हो गया सप्रेशन, और अपने आप जा रहा है अनकॉन्शियस में तो क्या होगा, रिप्रेशन। जैसे किसी की याद को बुलाना, ठीक है, कोई याद आता है, मान लो कोई बच्चा है वो अपने मम्मी पापा से दूर पढ़ने के लिए गया है, अब वो जब नया वहां पे एडजस्टमेंट कर रहा होता है तो उसको मम्मी पापा की याद आती है, लेकिन वो उनको भुलाकर, जानबूझकर भुलाकर पढ़ाई में ध्यान देता है कि मुझे आगे बढ़ना है। ये हो गया हमारा सप्रेशन। समझ आ गया। अब है रिग्रेशन। रिग्रेशन होता है पश्चगमन, पीछे की तरफ लौटना। मतलब क्या है कि जैसे कई बार हम ऐसे कन्फ्लिक्ट हो जाता है हमारे माइंड में, कोई काम कर रहे हैं या फिर कुछ सोच रहे हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं। नाखून कौन कौन काटता है, काटते हो ना, तो नाखून चबाना या उंगली को ऐसे चूसना, अंगूठे को चूसना, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी जो बचपन में बच्चे करते हैं छोटे, और बड़े होने के बाद हम अपने क्या करते हैं, उस कन्फ्लिक्ट को, उस फ्रस्ट्रेशन को दबाने के लिए हम क्या करते हैं, रिग्रेशन कर जाते हैं, बचपने में लौट जाते हैं। समझ आया। ये होते हैं रिग्रेशन। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि अंगूठा चूसना, बैठा है कोई सोच रहा है, नाखून काटना, कौन सी ये अहम युक्ति है, तो ये है रिग्रेशन, पश्चगमन, पीछे की तरफ लौटना, जिस डेवलपमेंटल स्टेज में है उससे पीछे जाना। समझ आया। आगे देखो, एज रेंज ऑफ, इंग्लिश में बोल रही हूँ, हिंदी में मैंने लगाया है स्क्रीन पे, आप पढ़ लेना क्योंकि क्वेश्चन लंबे हैं ये, ठीक है। द एज रेंज ऑफ जेनिटल स्टेज ऑफ फ्रॉइड्स थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ इरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। अब इसमें दो थ्योरी हैं, इरिक्सन और फ्राइड की, उन दोनों को आपस में कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो कंपैरिजन में क्या बताया है कि जो इसकी थ्योरी है ना इरिक्सन की, ये मैंने आपको चैनल पर करवा रखी है बिल्कुल अच्छे से, वहां पर देख सकते हैं। ये फर्स्ट है इसकी स्टेज इरिक्सन के अनुसार, ये सेकंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है, फोर्थ है इसमें दे नहीं रखी है, फिफ्थ स्टेज है। अब फ्राइड ने भी थ्योरी में स्टेज दी है। पहली कौन सी दी है, ओरल यानी मुख अवस्था, मुखावस्था। दूसरी दी है अनल, गुदावस्था। और तीसरी दी है इन्होंने फैलिक, फैलिक स्टेज। और फोर्थ पे नंबर पे दिया है लेटेंसी, सुसुप्त अवस्था। और फिफ्थ पे दिया है इन्होंने जेनिटल स्टेज, जेनिटल, लैंगिक अवस्था। तो लैंगिक अवस्था के इक्वल कौन सी हो गई हमारी, ये हो गई, ठीक है। पहली के इक्वल कौन सी है, और 0 से 1 ईयर तक दोनों की, ठीक है। दूसरी है, ये है 2-3 ईयर्स तक। और थर्ड स्टेज है, ये है 6 ईयर्स तक। और ये हमारी पुबर्टी तक, पुबर्टी एज क्या होती है, 11-12, ठीक है। और जेनिटल फिर है पुबर्टी से आगे। तो ये सारी दी हैं फ्राइड ने और ये दी हैं इरिक्सन ने। समझ आया। तो इस तरह से कंपैरिजन करके हमें आंसर बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन थिंक विद देयर आईज, ईयर्स, हैंड्स एंड अदर सेंस ऑर्गन्स। तो ये जो है स्टेटमेंट, ये किस थ्योरी में और किस स्टेज की है, ये क्लियर करना है हमें कि जीन पियाजे की थ्योरी है। जीन पियाजे की थ्योरी मैंने चैनल पर स्टार्टिंग की वीडियोज है मेरी, सबसे पहले मैंने यही थ्योरी करवाई थी, तो वहां आप देख सकते हैं। स्पीड थोड़ी सी कम है क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा पता है आपको, पता नहीं चलता कि कौन सुन रहा है, कैसे बनाना है, लेकिन वहां पे आपको डीप में मिल जाएगी ये थ्योरी, ठीक है। तो ये थ्योरी है, इसमें बताया है कि आईज, ईयर्स, हैंड यानी अपने जो सेंस ऑर्गन है उनसे काम करवाया जा रहा है, सीखा जा रहा है। तो कौन सा आ जाएगा, सेंसरी मोटर,
सेंसरी से कौन सी होती है हमारी सेंसरी मोटर। तो ये कितनी होती है 0 से 2 साल तक, ठीक है 2 इयर्स तक। और प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है हमारी 2 से 7 साल तक, ये होती है 7 से 11 साल तक, ठीक है। और फॉर्मल होती है 11 एंड अबव। इस तरह से इनकी एज होती है। समझ आया। ये 4 स्टेज दी हैं जीन पियाजे ने। तो जीन पियाजे की थ्योरी का एक क्वेश्चन और आया हुआ है, उसमें पूरा कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट जीन पियाजे थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है जीन पियाजे की, और इससे रिलेटेड ये 4 टॉपिक दिए हैं, इन्होंने पूछा है नॉट ट्रू, इनमें से एक ठीक नहीं है, वो हमें चुनना है, ठीक है। तो हिंदी में साइड में है, मैं ऑप्शन पढ़ रही हूँ, हिंदी में आप देखें। इट बिलीव दैट डेवलपमेंट इज ए डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। डिसकंटिन्यूअस प्रक्रिया है ये, अनिरंतर, ठीक है। इट अज्यूम्स दैट चिल्ड्रन लर्न थ्रू असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, कि बच्चे हैं वो असिमिलेशन और अकोमोडेशन से सीखते हैं। और इट बिलीव दैट डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट बिलीव दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन 4 डिफरेंट स्टेजेस, और ये भी बताता है कि ये 4 डिफरेंट स्टेजेस में है। अब पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने 4 स्टेज बताई थी, तो ये तो हमारा ऑप्शन हो गया राइट, ठीक है। दूसरा असिमिलेशन और अकोमोडेशन, ये दोनों इस थ्योरी के मेन कंसेप्ट हैं, ये आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, इसके बारे में अभी मैं बताऊंगी आपको डीपली, तो ये भी सही है। इसके बाद अब ये 2 बच गए, या तो ये कंटिन्यूअस है या ये डिसकंटिन्यूअस है, दोनों में से एक आएगा, दोनों तो हो नहीं सकते। अब इनमें से कौन सा होगा, तो इसके बारे में देखो, एक बात बिल्कुल छोटी सी है ध्यान रखने की, कैसे पता चलेगा। जिस थ्योरी में स्टेजेस दे रखी हो, ठीक है, जिस थ्योरी में स्टेजेस दे रखी हो, यानी लाइफ डेवलपमेंटल स्टेजेस हो, और उसके हिसाब से लाइफ में बताया गया चेंजेस को, तो वो होगी हमारी डिसकंटिन्यूअस। क्या होगी, डिसकंटिन्यूअस। और जिसमें स्टेजेस नहीं है, कोई स्टेज नहीं है, लगातार उनका विकास हो रहा है, वो प्रोसेस है, वो कंटिन्यूअस चल रहा है, तो वो होगा हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो इसमें स्टेज हैं, कितनी स्टेज हैं 4, तो 4 स्टेज है, तो ये कौन सा है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, जो सही नहीं है, यानी थ्योरी के हिसाब से सही नहीं है, और क्वेश्चन के हिसाब से हमें सिलेक्ट ये करना है। क्लियर हुआ ना, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस में। जिसमें जैसे फ्राइड की है, फ्राइड की थ्योरी में क्या है, स्टेजेस हैं, तो वो भी डिसकंटिन्यूअस हो गई। वाइगोत्स्की की थ्योरी में क्या है कोई स्टेज नहीं है ना, जेडपीडी है, कंसेप्ट है कुछ, उन्होंने कहा है कि बच्चे का विकास चलता रहता है, तो वो क्या है हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस। इस तरह से हमें इनके यानी डिफरेंशिएट करना है कि कौन सी कंटिन्यूअस होती है, कौन सी डिसकंटिन्यूअस होती है। क्लियर। अब बात करें हम असिमिलेशन और अकोमोडेशन। ये 2 ऐसे कंसेप्ट हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं सभी लेवल पे, ठीक है, इस लेवल पे नहीं, सभी लेवल पे पूछे जाते हैं। जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में सबसे मेन बात बताई है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन ये क्या होता है, इसको कहते हैं अनुकूलन हिंदी में, ठीक है, अनुकूलन। तो अडेप्टेशन होती है, वो कहते हैं कि सारी नॉलेज अडेप्टेशन के द्वारा मिलती है। बच्चा जन्म के बाद जो भी सीखता है, लर्निंग जो भी करता है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो अडेप्टेशन से होता है। इसके 2 सब प्रोसेस होते हैं, कौन से, यानी ये इनबोर्न है, बच्चे में होती है, सब में होती है, और वो सीखता जाता है अडेप्टेशन के द्वारा। इसकी 2 सब प्रोसेस होती हैं, एक होती है असिमिलेशन, दूसरी होती है अकोमोडेशन। असिमिलेशन को आत्मसातकरण कहते हैं, आत्मसातकरण, ठीक है, और इसको समाविष्टीकरण कहते हैं, समाविष्टीकरण। असिमिलेशन का मतलब होता है कि नई नॉलेज को पुरानी नॉलेज में शामिल कर लेना, एज इट इज।
एज इट इज, एज इट इज। ठीक है, जैसी है पहले की नॉलेज, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को शामिल करना। पूर्व ज्ञान यानी जो पहले से सीखा हुआ है ज्ञान में नया ज्ञान शामिल होना, ये होता है असिमिलेशन। और इस पे मैंने वीडियो का जो पहला पार्ट है ना, सबसे पहली वीडियो मैंने इसकी बनाई थी, और जीन पियाजे की थ्योरी का पहला पार्ट है, उसमें ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर रखा है। ठीक है, और अकोमोडेशन होता है, इसमें याद रखना मॉडिफाई से। मॉडिफाई करना क्या होता है? चेंज करना होता है ना, भाई इसको मॉडिफाई कर दो, पुराना वर्जन हो जाए तो मॉडिफाई कर लेते हैं। तो मॉडिफाई का मतलब चेंज करना होता है। तो क्या करते हैं, पूर्व ज्ञान में चेंज करके नया ज्ञान लेना, नया ज्ञान प्राप्त करना, वो होता है हमारा अकोमोडेशन। और पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान शामिल कर लेना एज इट इज, वो होगा हमारा असिमिलेशन। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो एक छोटा बच्चा है और उसने अपने दादाजी को बोलना स्टार्ट किया, अभी सीखा ही है कि भाई ये दादाजी हैं, घर में रहते हैं, पता चल जाता है ये दादाजी हैं, पापा है, मम्मी है, सारे हैं। तो वो दादाजी का एक कंसेप्ट स्कीमा बना लेता है कि दादाजी ऐसे होते हैं, व्हाइट बाल हैं, जो भी, यानी उनके दादा चश्मा पहनते हैं, एज वाइज सब कुछ वो देख के उसमें तैयार कर लेता है माइंड में, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसमें एक स्कीमा बन जाता है भी दादाजी ऐसे होते हैं। अब उनके घर में कोई और आया, ठीक है, घर में आए उनके दादाजी के एज के, तो बच्चा क्या कहेगा उनको? दादाजी कहेगा ना। तो दादाजी का, अब अगर वो परिवार का पापा की तरफ से है तो बच्चे को कहेंगे शाबाश, वो कहे दादाजी नमस्ते, तो बच्चे को शाबाशी देंगे। तो बच्चे ने ये सीख लिया कि ये भी दादाजी हैं, तो दादाजी दिखने वाले हैं वो सारे एक जैसे, यानी जो बुजुर्ग हैं, थोड़े से उम्र के हैं, जिनकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, वो दादाजी है। तो बच्चे ने ये कर लिया असिमिलेशन, नया ज्ञान मिल गया उसको कि ये भी दादाजी हैं, सेम हो गए। लेकिन एक दिन उनके नाना जी आ गए घर पे और बच्चा कहता है कि नमस्ते दादाजी। अब उसको कहा जाता है ये नाना जी हैं। अब दिख तो वैसे ही रहे हैं ना जैसे दादाजी दिख रहे थे, वो नाना जी हैं। तो नाना जी हैं तो उसको नया ज्ञान मिला कि जरूरी नहीं कि सारे दादाजी हों, होता है ना। तो इस वजह से उसने अपनी नॉलेज में चेंज किया कि मम्मी की तरफ से बताया, उसको समझाया जाएगा कि भाई मम्मी की तरफ से कोई आ रहा है, मम्मी के पापा हैं तो नाना है, पापा के पापा हैं तो दादा हैं। तो दादाजी नाना जी का कंसेप्ट उसने क्या कर लिया? अकोमोडेशन से सीख लिया। ये होता है कि नया ज्ञान है वो चेंज करके प्राप्त करना, फिर उसमें एक और ऐड हो जाता है। समझ आया? उम्मीद है अच्छे से समझ आ गया होगा ये कंसेप्ट, और पेपर में इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है भाई। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब डोमेन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। अब कॉग्निटिव डोमेन यानी जो ब्लूम की थ्योरी है, ठीक है, ब्लूम ने कॉग्निटिव डोमेन के कुछ सब डोमेन दिए हैं और उनमें से बताना है कि इसमें कौन सा नहीं है। तो नहीं है उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लूम ने कौन कौन से दिए हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी होती है, टैक्सोनॉमी बोली जाती है, और उन्होंने सबसे पहले दिया है यहाँ पे नॉलेज, कि बच्चे को ज्ञान होता है। ठीक है, नॉलेज को क्या कहेंगे? ज्ञान। फिर ज्ञान हो गया छोटे लेवल पे, कोई बात उसको सिखाई गई, बताई गई नॉलेज के लिए। फिर है कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन यानी बोध, उसने समझा, अंडरस्टैंड किया, उसको बोध हो गया। फिर उसके बाद उसने एप्लीकेशन, प्रयोग किया, अनुप्रयोग। ठीक है, प्रयोग या अनुप्रयोग किया उसने। फिर एप्लीकेशन, प्रयोग करके देखा। फिर उसने क्या किया? एनालाइज किया, विश्लेषण किया। उसके बाद सिंथेसिस, अब जो उसने एनालाइज किया, अलग अलग टुकड़ों में तोड़ के देखा उस चीज को, फिर उसको इकट्ठा किया, संश्लेषण किया, और लास्ट में उसने इवैल्यूएशन किया।
इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन। तो लास्ट में होता है मूल्यांकन। ये इसकी सब डोमेन है कॉग्निटिव की, ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन है इसकी, सब डोमेन यानी उप क्षेत्र है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी है ये, उसमें ये 1 2 3 4 5 6 हैं। ये हमें ऐसे ही लाइन से याद करने होते हैं। सबसे पहला होता है नॉलेज, फिर कंप्रीहेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालाइज, सिंथेसिस और इवेल्युएशन। अब इसमें देख लो, एप्लीकेशन है, एनालाइज है, सिंथेसिस है, अब ये नहीं है तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी आ सकता है, कई बार पेपर में आता है, इसलिए इसकी सीक्वेंस याद रख लेना। क्या बन गया ये, KCAASE, ऐसे निमोनिक बना लिया करो छोटे छोटे, अगर याद नहीं होता, या किसी और उससे जोड़ के याद कर लेना, क्योंकि ये सीक्वेंस में होते हैं, इसलिए याद तो आपको ही करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और अगर कोई दिक्कत है, कोई थ्योरी है जो आप करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।